हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जाति व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। समाजशास्त्र के लिए जीआईसी का भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और फर्स्ट जो पेपर कॉमन होता है जीएस का, उसका भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, जिसका पेपर आपका ये कैंसिल हुआ था, इसका भी आपको समाजशास्त्र का पेपर मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट। एंड जीडीसी एग्जाम जो कि आपका 31 मई को होना है, इसका आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का, जीके का, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का, जीएस का आपको पेपर मिल जाएगा। एंड ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, जिसमें 1000 प्रश्न दिए गए हैं। एंड यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और सेकेंड ग्रेड के लिए बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो यहाँ पर आपको सेकेंड ग्रेड के लिए नोट्स मिल जाएंगे समाजशास्त्र के। यूपी पीजीडी के लिए जितने भी बच्चे नोट्स के लिए बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो ये नोट्स आ चुके हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। ये यूपी पीजीडी एग्जाम के लिए नोट्स हैं। ठीक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड नोट्स की बात की जाए तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। आप इन्हें ले सकते हैं। थिंकर से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आप इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। ये 1 लाइनर में आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे। और ध्यान रखें, यहाँ पर अभी होली सेल चल रही है, ये 16 फरवरी से 7 मार्च तक रहने वाली है। एंड यहाँ पर आपको समाजशास्त्र से संबंधित नोट्स में, प्रैक्टिस सेट में और समान अध्ययन से जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट में भी आपको ये ऑफर देखने को मिलेगा। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड ये 3rd क्लासेस से पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें टोटल 50 प्रश्न हो चुके थे। यहाँ तक क्लासेस में प्रश्नों को कराया गया है। अब यहाँ से देखना है, देखिए प्रश्न है, निम्न विशेषताओं पर विचार करना है और ये जाति व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, जाति व्यवस्था से संबंधित विशेषताएं बतानी है, कौन सी है। यहाँ पर 4 दी गई हैं, पित्त, सत्तात्मक, अंतर्विवाह, सोपान और समानता यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? सही यहाँ पर होगा सोपान और इसके अलावा अंतर्विवाह। ठीक है, सोपान और अंतर्विवाह होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जाति व्यवस्था की, जाति प्रथा की उत्पत्ति से संबंधित अगर सिद्धांतों की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। जाति उत्पत्ति के सिद्धांत, जाति उत्पत्ति के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो एक है प्रजाति सिद्धांत। ठीक है, एक दिया गया है प्रजाति सिद्धांत। ठीक है, ये किसका है? ये रिजले का है। जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया है? रिजले ने दिया है। जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत, ठीक है, धार्मिक सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया है? होकार्ट व सेनाट के द्वारा। ठीक है, होकार्ट व सेनाट के द्वारा जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत दिया गया है। जाति उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत की बात की जाए, जाति उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत, तो राजनीतिक सिद्धांत किसने दिया है? अबे डुबाई ने। ठीक है, जाति उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अबे डुबाई के द्वारा दिया गया है। और इसके अलावा सांस्कृतिक, जाति उत्पत्ति का सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत, और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? शरद चंद्र रॉय के द्वारा। ठीक है, शरद चंद्र रॉय के द्वारा जाति उत्पत्ति का सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत दिया गया है। अब आता है उद्विकासीय सिद्धांत। ठीक है, जाति उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत, केवल उद्विकासीय सिद्धांत नहीं है। ठीक है, जाति उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? ये आपका इबेटसन के द्वारा दिया गया है। देखिए, केवल उद्विकासीय सिद्धांत की जब बात आती है वो डार्विन के द्वारा दिया गया है। सामाजिक उद्विकासीय सिद्धांत की बात आती है तो वो स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। और जाति उत्पत्ति का जो उद्विकासीय सिद्धांत है ये इबेटसन के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा जाति उत्पत्ति का आदिम
या माना सिद्धांत, ठीक है, आदिम या माना, या फिर अगर हम कहें बहुकारक सिद्धांत, ठीक है, बहुकारक सिद्धांत भी साथ में लिख लेते हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? ये हट्टन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। जाति उत्पत्ति का आदिम या माना सिद्धांत या बहुकारक जो सिद्धांत है वो हट्टन के द्वारा दिया गया है। और व्यावसायिक सिद्धांत की अगर हम बात करें, जाति उत्पत्ति का जो व्यावसायिक सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? नेसफील्ड के द्वारा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं, ये एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, इसे आपको मिस नहीं करना है, अच्छे से ध्यान देना है। अक्सर ये मैचिंग में पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। तो जाति उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया है? रिजले ने। जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत होकार्ट एंड सेनाट ने। जाति उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत अबेडुबाई ने। जाति उत्पत्ति का सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत शरद चंद्र रॉय ने दिया। जाति उत्पत्ति का उद्विकासित सिद्धांत एबर्टसन ने दिया। जाति उत्पत्ति का आदिम या मानव व बहुकारक सिद्धांत हट्टन का है। और जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? नेसफील्ड के द्वारा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम प्रभावी जाति की अवधारणा विकसित की गई। ऑप्शन है यहाँ पर एन.के. बोस, आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा किसने विकसित की है? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले, या फिर केवल अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाता है प्रभावी या प्रभुत्व जाति, है ना, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने 3 लक्षण या 3 विशेषताएं बताई थी, ठीक है। 3 लक्षण कौन कौन से हैं? एक तो इन्होंने जनसंख्यात्मक शक्ति को बताया, ठीक है, संख्या में वो जाति क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, जनसंख्यात्मक शक्ति हो जाएगा। दूसरा आर्थिक शक्ति है। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि उसका क्या होना चाहिए? उसके पास लैंड ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, भूमि ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा है राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य उनका था कि उस जाति का क्या होना चाहिए? प्रभुत्व होना चाहिए। तो जनसंख्यात्मक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति, ये जिस भी जाति के पास हमें देखने को मिलेंगे उसको उन्होंने, श्रीनिवास ने क्या कहा था? प्रभुत्व जाति कहा था। लेकिन प्रभुत्व जाति की आलोचना करके एस.सी. दुबे ने प्रभु व्यक्ति की बात की थी, ठीक है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी। तो ध्यान रखेंगे, आलोचना पूछी जाती है कि प्रभुत्व जाति या डोमिनेंट कास्ट की आलोचना किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे एस.सी. दुबे ने की थी। और आलोचना करते हुए उन्होंने कौन सी अवधारणा दी, इस तरह से पूछा जाता है तो कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? प्रभु व्यक्ति का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा? सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को जिसके आधार पर यह अपेक्षा होती थी कि प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूह को कुछ मानवीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, उसे कहते थे। ऑप्शन है यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था, तिनकठिया व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या फिर जजमानी व्यवस्था। पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को जिसके आधार पर यह अपेक्षा होती थी कि प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूह को कुछ मानवीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? जजमानी व्यवस्था। तो देखिए, जजमानी व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, जजमानी सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर प्रश्न जो पूछा जाता है, एक तो अवधारणा का पूछ लिया जाता है, ठीक है, अवधारणा किसके द्वारा दी गई है जजमानी व्यवस्था की। एक प्रश्न पूछा जाता है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है जजमानी व्यवस्था का, इस तरह से। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों ही प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर क्या है? विलियम वाइजर है। विलियम वाइजर ने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था इस शब्द का या इस अवधारणा का प्रयोग किया था। और यह अवधारणा भी जजमानी व्यवस्था की किसकी है? विलियम वाइजर की है। अब प्रश्न ये उठता है कि जजमानी व्यवस्था की बात विलियम वाइजर ने किस पुस्तक में की थी? तो पुस्तक का नाम है द हिंदू जजमानी सिस्टम, ठीक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये इनकी पुस्तक का नाम है। अब ये पुस्तक कब आती है ये भी ध्यान रखें, तो ये 1936 में आती है, द हिंदू जजमानी सिस्टम। जजमानी व्यवस्था का जब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था तो ये यहाँ पर इन्होंने कहाँ पर अध्ययन करके दिया था, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो करीमपुर पर इनका अध्ययन था, ठीक है, उत्तर प्रदेश के करीमपुर पर इन्होंने अध्ययन करके वाइजर ने जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी। और जजमानी व्यवस्था को क्या कहा था? प्रकार्यात्मक संस्था कहा था, ठीक है, क्या कहा था? प्रकार्यात्मक संस्था कहा था। जजमानी व्यवस्था को इन्होंने क्या कहा? प्रकार्यात्मक संस्था कहा था। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अच्छा, जजमानी व्यवस्था में देखिए, एक होती है सेवा लेने वाली जाति, ठीक है, सेवा लेने वाले को क्या कहा जाता है? जो सेवा लेने वाला है, ठीक है, सेवा लेने वाला जो होता है उसे क्या कहा जाता है? जजमान कहा जाता है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सेवा लेने वाला क्या कहलाता है? जजमान। और सेवा देने वाले को क्या कहा जाता है? वो कमीन की श्रेणी में आता है, उसे क्या कहा जाता है? कमीन कहा जाता है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न है, जाति परिस्थिति में सुधार हेतु अभिलाषाएं समान है पर
यह तब तक उपलब्ध नहीं होती जब तक जाति, ऑप्शन देखें, अनुष्ठानिक शुद्धता ना प्राप्त कर ले, समूह मान्यता प्राप्त ना कर ले, शक्ति तथा विशेषाधिकार प्राप्त ना कर ले, या फिर शासन में जान पहचान प्राप्त ना कर ले। जाति परिस्थिति में सुधार हेतु अभिलाषाएं समान है, पर यह तब तक उपलब्ध नहीं होती जब तक जाति, यहाँ पर क्या होगा, समूह मान्यता प्राप्त ना कर ले। यहाँ पर क्या होगा, विकल्प बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने कहा कि भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? ऑप्शन है यहाँ पर राम मनोहर लोहिया, BR अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। किसका कहना है कि भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? यहाँ पर क्या होगा सही, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किसके द्वारा बात कही गई है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा बात कही गई है, विकल्प सी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा बात कही गई है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जाति व्यवस्था का आधार पूछा जा रहा है, तो धर्म, कर्म, जन्म और सामाजिक संगठन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। जाति व्यवस्था का आधार क्या होगा? जाति व्यवस्था का आधार क्या है? जन्म है, ठीक है, जन्म है, और ये कैसी हो जाएगी, ये प्रदत्त परिस्थिति में आ जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। जाति किस में आएगा, किसका उदाहरण है? प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बंद स्त्रीकरण देखने को हमें मिलता है इसमें, ठीक है। भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बंद स्त्रीकरण कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखें, और ये उदाहरण याद रखेंगे आप, प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है, पूछा जाता है इस तरह से प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने कहा कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? जाति को मानसिक दशा किसने कहा? BR अम्बेडकर, SC दुबे, AR देसाई, MS श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शन है, जाति मूलतः एक मानसिक दशा है, ये किसका कहना है? जाति मूलतः एक मानसिक दशा है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? जाति को एक मानसिक दशा किसने कहा है? जाति मूलतः एक मानसिक दशा है, किसके द्वारा बात कही गई है? अंबेडकर के द्वारा। अंबेडकर, BR अम्बेडकर, विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा? ऑप्शन है यहाँ पर BR अम्बेडकर, ल्यूडियोमो, आंद्रे बेते, DP मुखर्जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में किससे समझा है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ल्यूडियोमो, ठीक है, ल्यूडियोमो हो जाएगा, विकल्प बी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है मैक्स वेबर का, ठीक है, मैक्स वेबर के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने जाति को क्या कहा था? जाति परिस्थिति समूह है, ध्यान रखेंगे, जाति परिस्थिति समूह है, ये किसका कहना है? मैक्स वेबर का कहना है। जाति को परिस्थिति समूह किसने कहा? मैक्स वेबर ने कहा है। इसके अलावा HGS मैन ने, ठीक है, HGS मैन का क्या कहना था? इन्होंने जाति को क्या कहा? जाति असंविदागत परिस्थिति समाज है। जाति असंविदागत क्या है? परिस्थिति समाज है, ठीक है, ये किसका कहना था? HGS मैन का ये कहना था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मजूमदार एंड मदान की, ठीक है, मजूमदार व मदान की अगर हम बात करें, मजूमदार मदान की, तो इन्होंने क्या कहा? जाति एक बंद वर्ग है, ठीक है, जाति को क्या कहा इन्होंने? बंद वर्ग कहा है। ये किसने कहा है? मजूमदार एंड मदान ने कहा है, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती हैं। यहाँ पर भारतीय समाज जाति समाज है, ये किसने कहा? ल्यूडियोमो ने कहा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, GS घुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं दी, उनके अनुसार निम्न में से कौन सी सही विशेषताएं हैं? यहाँ पर देखिए, समाज का खंडात्मक विभाजन, वंश परंपरागत व्यवसाय, प्रतिबंधित गतिशीलता, छुआछूत यहाँ पर दिया गया है। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? बताएं यहाँ पर सही क्या है? देखिए, जाति व्यवस्था की सबसे पहले बात किसने की थी? व्यवस्थित तरीके से, आपको बताया गया है, व्यवस्थित तरीके से जाति व्यवस्था की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? जाति व्यवस्था की बात किसने की थी? घुरिये ने की थी, GS घुरिये ने की थी। और इन्होंने अपनी किस पुस्तक में बात की है? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन में, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन में की है। और ये कब बुक आती है? 1961 में आती है। और इन्होंने 6 विशेषताएं बताई थी। एक तो इन्होंने क्या बताया था? समाज का खंडात्मक विभाजन, ध्यान रखेंगे, समाज का खंडात्मक विभाजन बताया। दूसरी इन्होंने जो विशेषताएं बताई थी, ये संस्तरण बताई थी, ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी? संस्तरण हो जाएगी, ये याद रखेंगे आप। इसके अलावा भोजन व सामाजिक सहवास संबंधी
प्रतिबंध, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक विशेषता इन्होंने सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार बताया इन्होंने, ठीक है, सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार है। फिर इसके अलावा इन्होंने पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का बताया इन्होंने, अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में क्या हो जाएगा, विवाह संबंधी प्रतिबंध, ठीक है, विवाह संबंधी प्रतिबंध की बात की। ये 6 विशेषताएं इनके द्वारा बताई गई थी, ठीक है। तो समाज का खंडात्मक विभाजन एक हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने संस्तरण की बात की, भोजन व सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध की बात की, सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार की बात की, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव बताया और विवाह संबंधी प्रतिबंध की बात की है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि घुरिये ने जो जाति की 6 विशेषताएं बताई थी उनमें से कौन सी सही विशेषता है। तो छुआछूत की बात नहीं की थी, प्रतिबंधित गतिशीलता की बात नहीं की, परंपरागत व्यवसाय की बात नहीं की थी, समाज के खंडात्मक विभाजन की बात की थी। तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। जाति की परिभाषा है, ऑप्शंस देखें, जाति एक बंद वर्ग है, जाति एक अंतर्विवाही समूह है, जाति एक बहिर्विवाही समूह है, जाति एक भूभार्गीय समूह है। जाति की परिभाषा किस आधार पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनके अनुसार। यहाँ पर देखिए विकल्प में जाति एक बंद वर्ग है और जाति एक अंतर्विवाही समूह है, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। लेकिन आयोग की अगर बात की जाए, यूपी पीजीटी के जब ये एग्जाम्स में पूछा गया है प्रश्न, तो आयोग ने माना है जाति को एक बंद वर्ग, ठीक है। किसके द्वारा ये बात की गई है, मजूमदार व मदान के द्वारा। मजूमदार व मदान ने ये कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है, लेकिन जाति एक अंतर्विवाही समूह है, ये भी इसकी जाति की विशेषता है, सही, ठीक है। तो इन दोनों को ही याद आप रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न है, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं, या किसका कथन है। ऑप्शन है यहाँ पर एस केतकर, जे.एच. हट्टन, हेरोल्ड गोल्ड, आंद्रे बिते। बताएं, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच में पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं, यह किसका कहना है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हट्टन हो जाएगा, जे.एच. हट्टन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और हट्टन की बात की जाए बुक की, तो यहाँ पर हो जाएगा कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया किसकी है, ये हट्टन की पुस्तक है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर केतकर की बात की जाए तो इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ठीक है। केवल कास्ट इन इंडिया आता है तो वो हट्टन की है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया इस तरह से आता है तो आप याद रखेंगे ये किसकी हो जाएगी, केतकर की हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप आंद्रे बिते देख रहे हैं, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, कास्ट क्लास एंड पावर, कास्ट क्लास एंड पावर, ठीक है। तो ये बुक्स आपको याद रखनी है, जाति व्यवस्था से संबंधित है। यहाँ पर हट्टन होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर ल्यूड्यूमो, डी हार्डीमैन, बी आर अम्बेडकर, एम एन श्रीनिवास। भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास की बात की जाए तो यहाँ पर उनकी संस्कृतिकरण की अवधारणा हो जाएगी, ठीक है। संस्कृतिकरण है, पश्चिमीकरण की अवधारणा इन्होंने दी है, संस्कृतिकरण हो जाएगा, पश्चिमीकरण है। आधुनिकीकरण की बात इन्होंने की है, ठीक है, आधुनिकीकरण हो जाएगा। इसके अलावा प्रभुत्व जाति की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, ठीक है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, प्रभुत्व जाति हो गया। इसके अलावा फैलाव की अवधारणा भी इन्होंने दी है, वोट बैंक की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण, ठीक है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। तो ये सारी जो अवधारणा
अवधारणाएं हैं, संस्कृतिकरण है, पश्चिमीकरण है, आधुनिकीकरण, प्रभुत्व जाति, फैलाव, वोट बैंक और धननिरपेक्षीकरण, ये सभी अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई हैं? श्रीनिवास के द्वारा दी गई हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, पुस्तक है द कास्ट सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया। अब बताएं किसके द्वारा लिखी गई है? बुक्स ऑप्शंस जो यहाँ पर दिए गए हैं, ब्लंट है, हट्टन है, रिजले है, एफ.जी. बेली है। ब्लंट, हट्टन, रिजले, एफ.जी. बेली यहाँ पर दिए गए हैं। पुस्तक का नाम है द कास्ट सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया। बताएं यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसकी पुस्तक है? ये ब्लंट की है, ठीक है। द कास्ट सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया, ये ब्लंट की पुस्तक है। यहाँ पर हट्टन की अभी आपको बताई गई, कास्ट इन इंडिया है, कास्ट इन इंडिया हो जाएगी। रिजले की बात की जाए तो पीपल ऑफ इंडिया हो जाएगी, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया हो जाएगी, ये रिजले की बुक। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं अपनी जाति के प्रति वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है। ऑप्शन है यहाँ पर जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, निर्जातिवाद। अपनी जाति के प्रति वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा जातिवाद। उसे क्या कहा जाएगा? जातिवाद कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किस लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया? ऑप्शन है W.L. वार्नर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, O.C. कॉक्स। किस लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया था? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर W.L. वार्नर है, ठीक है। एक क्लास हुई थी इसमें, पिछली क्लास में शायद, या उससे फर्स्ट वाली जो क्लास थी उसमें ये प्रश्न रिपीट हुआ था, वहां पर बता दिया गया था O.C. कॉक्स, ठीक है, ये गलत है। W.L. वार्नर है, ठीक है। पश्चिमी समाज में कहाँ पर इनका अध्ययन था? अमेरिका पर, ठीक है। कहाँ पर इन्होंने किया है? वार्नर ने अमेरिका में किया है। और 6 वर्ग इन्होंने बताए थे, ठीक है। 6 वर्ग की बात इनके द्वारा की गई थी। एक तो इन्होंने उच्च उच्चतम वर्ग बताया है, उच्च उच्चतम वर्ग है, ठीक है, उच्च उच्चतम वर्ग है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा निम्न उच्चतम वर्ग है, निम्न उच्चतम वर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा हो जाएगा उच्च मध्यम वर्ग है, उच्च मध्यम वर्ग हो जाएगा, ठीक है, उच्च मध्यम वर्ग हो जाएगा। निम्न मध्यम वर्ग हो जाएगा, निम्न मध्यम वर्ग हो, ठीक है, निम्न मध्यम वर्ग है। फिर इसके अलावा उच्च निम्न वर्ग हो जाएगा, उच्च निम्न वर्ग और निम्नतम वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ग हैं। वर्ग के जो 6 प्रकार है, 6 तरह से वर्ग की जो बात की है, उच्च उच्चतम वर्ग, उच्च निम्न उच्चतम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च निम्न वर्ग, निम्न निम्नतम वर्ग। ये जो 6 बताए हैं वर्ग की बात जो की गई है W.L. वार्नर के द्वारा की गई है, इसे आप ठीक कर लेंगे। पिछली वाली जो क्लास हुई थी उसमें आई थिंक फर्स्ट वाली जो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड हुई है, जिसमें टोटल 25 प्रश्न कराए गए, तो उसी में शायद ये आया है, इस तरह से प्रश्न रिपीट हुआ था और वहां पर O.C. कॉक्स बता दिया गया था, तो ये गलत है, ठीक है। वार्नर यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कथन और कारण है। कथन है भारत प्रजातियों का अजायब घर है। कारण है भारत में अनेक प्रजातियां मिलती हैं। अब यहाँ पर बताइए सही क्या होगा? भारत प्रजातियों का अजायब घर है और कारण है भारत में अनेक प्रजातियां मिलती हैं। क्या होगा यहाँ पर सही? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये दोनों ही सही हो जाएगा, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है हट्टन के अनुसार जाति का कार्य है। ऑप्शन देखिए, सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना। हट्टन के अनुसार जाति का कार्य नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना है, विकल्प बी है, ठीक है। और इन्होंने जाति उत्पत्ति का माना या बहुकारक का सिद्धांत दिया है, माना या बहुकारक का सिद्धांत दिया है हट्टन ने जाति उत्पत्ति से संबंधित। कास्ट इन इंडिया इनकी पुस्तक है। कास्ट इन इंडिया किसकी पुस्तक है? हट्टन की पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है। और जाति उत्पत्ति के जो कारण इन्होंने बताए थे, ये भी आप याद रखें। जाति उत्पत्ति के कारण कौन कौन से इनके द्वारा बताए गए हैं, पूछे जा सकते हैं। तो एक तो इन्होंने भौगोलिक पृथकता को बताया है, भौगोलिक
पृथकता, ठीक है। और दूसरा इन्होंने खान पान संबंधी निषेध की बात की है, खान पान संबंधी निषेध हो जाएगा। इसके अलावा मानव में विश्वास, माना जो कि एक अलौकिक शक्ति होती है, मानव में विश्वास, ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा एक विभिन्न प्रजातियों व संस्कृतियों का संघर्ष, विभिन्न प्रजातियों व संस्कृतियों का संघर्ष, ठीक है। और इसके अलावा वर्णों का एक विकास भी बताया था, वर्णों का विकास, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जाति उत्पत्ति के जो कारण इन्होंने बताए, एक भौगोलिक पृथक्करण को बताया, खान पान संबंधी निषेध को माना, मानव में विश्वास, विभिन्न प्रजातियों व संस्कृतियों का संघर्ष और वर्णों का विकास है। ये जाति उत्पत्ति के कारण बताए गए हैं हट्टन के द्वारा। और इनका माना या बहुकारक सिद्धांत रहा है, आदिम, ठीक है, आदिम या माना के नाम से भी आता है, आदिम के नाम से भी आ जाता है, या बहुकारक सिद्धांत के नाम से भी आ जाता है, ठीक है। तो ये किसका है? हट्टन का है। कास्ट इन इंडिया इनकी पुस्तक हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक भारत में जातीय समानता के उन्मूलन का कारण है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, विवाह बंधन है, निरक्षरता तथा रूढ़िवाद दिया गया है, शिक्षा है और जाति प्रतिष्ठा की भावना यहाँ पर दिया गया है। इनमें से कौन सा कारक है जो भारत में जातीय समानता के उन्मूलन का कारण है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एजुकेशन हो जाएगा, शिक्षा होगा, सी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने जाति का विस्तृत अध्ययन किया? आर के मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, के.एम. कपाड़िया, ए.आर. देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? जी.एस. घुरिये। आपको बताया गया सबसे पहले इन्होंने बात की थी व्यवस्थित तरीके से जाति व्यवस्था की बात की थी, किस पुस्तक में? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन में, ठीक है। कब आती है? 1961 में ये पुस्तक आती है, ठीक है। और याद रखेंगे, अंतर विवाह को इन्होंने जाति की रीढ़ कहा था, इस तरह से स्टेटमेंट इनका पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, होकार्ट तथा सेनार्ट जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? सांस्कृतिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है, बताएं सही क्या होगा? सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? शरत चंद्र रॉय के द्वारा। सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? शरत चंद्र रॉय ने दिया। धार्मिक सिद्धांत किसका है? होकार्ट एंड सेनार्ट का है। जब बात आती है राजनीतिक सिद्धांत की, तो राजनीतिक जो सिद्धांत दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? अबे डुबाई के द्वारा, ठीक है, अबे डुबाई के द्वारा दिया गया है राजनीतिक सिद्धांत, इसे आप याद रखेंगे। व्यावसायिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? नेसफील्ड के द्वारा दिया गया है। व्यावसायिक सिद्धांत किसका है? नेसफील्ड का है व्यावसायिक सिद्धांत, इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाता है प्रजातीय सिद्धांत का, ठीक है, प्रजातीय सिद्धांत अगर पूछ लिया जाता है जाति उत्पत्ति का, प्रजातीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे, रिजले के द्वारा जाति उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत दिया गया है। उद्विकासी की अगर बात आती है, ठीक है, उद्विकासी सिद्धांत, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? इबेटसन के द्वारा दिया गया है। जाति उत्पत्ति का उद्विकासी सिद्धांत इबेटसन ने दिया है। आदिम या माना सिद्धांत, ठीक है, आदिम व माना सिद्धांत, और साथ में रखे, याद रखे, बहुकारक, ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? ये किसने दिया है? हट्टन ने दिया है, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ये जाति उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। सांस्कृतिक सिद्धांत शरद चंद्र रॉय ने दिया। धार्मिक सिद्धांत होकार्ट एंड सेनार्ट का है। राजनीतिक सिद्धांत अबे डुबाई द्वारा दिया गया है। व्यावसायिक सिद्धांत नेसफील्ड का है। प्रजाति सिद्धांत रिजले का है। उद्विकासी सिद्धांत इबेटसन का है। आदिम व मानस या बहुकारक जो सिद्धांत है वो हट्टन के द्वारा दिया गया है। ये सभी जाति व्यवस्था की, जातीय उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वो यहाँ पर बताए गए, ठीक है। केवल उद्विकासी सिद्धांत आता है, ध्यान रखेंगे, केवल उद्विकासी सिद्धांत आता है। और एक प्रश्न आता है सामाजिक उद्विकासी सिद्धांत, ठीक है, सामाजिक उद्विकासी सिद्धांत इस तरह से आता है, सामाजिक उद्विकासीय सिद्धांत अगर ये इस तरह से आए, ठीक है, केवल उद्विकासी आएगा तो डार्विन होगा, डार्विन ने उद्विकास सिद्धांत दिया था। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत आता है तब वहां पर हर्बर्ट स्पेंसर होंगे। धार्मिक उद्विकास का जो जाति का उद्विकास सिद्धांत आता है तब वहां पर इबेटसन होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जाति का प्रजाति सिद्धांत पूछा गया है। विकल्प में डी.एन. मजूमदार, जी.एस. घुरिये, रिजले और हट्टन दिया गया है। जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया है?
किसके द्वारा दिया गया है? रिजले के द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसने कहा व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है यहाँ पर नेस्फील्ड, रिजले, घुरिये, होकार्ट। बताएं, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? ये नेस्फील्ड के द्वारा कही गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर क्या होगा? नेस्फील्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेस्फील्ड के साथ आपको याद रखना है ब्लंट का नाम। ठीक है, ब्लंट भी है और डहलमैन भी है। ठीक है, डहल या दहलमैन है, दहल है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये जाति उत्पत्ति की व्यावसायिक सिद्धांत से ये जुड़े हुए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? देखिए अब ध्यान रखिए, नहीं है पूछा जा रहा है। परंपरागत सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत और उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उद्दीपन प्रक्रिया का सिद्धांत होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैसूर की ओक्कालिंगा जाति का दिन किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्न जाति, उच्च जाति, प्रभुत्व जाति, अछूत जाति। मैसूर की ओक्कालिंगा जाति का दिन किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा प्रभुत्व जाति। ठीक है, प्रभुत्व जाति। और कॉन्सेप्ट किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का। वही तीन लक्षण इनके याद रखने हैं जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित, प्रभुत्व जाति के जो लक्षण हैं जो एम.एन. श्रीनिवास ने बताए हैं। एक तो इन्होंने जनसंख्यात्मक शक्ति की बात की, दूसरी आर्थिक शक्ति की बात की, और तीसरी राजनीतिक शक्ति की बात की। ठीक है, राजनीतिक शक्ति। जनसंख्यात्मक शक्ति से तात्पर्य एम.एन. श्रीनिवास का था कि जो जाति है वो संख्या में ज़्यादा होनी चाहिए। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य था उसके पास लैंड ज़्यादा होनी चाहिए, भूमि। तीसरा राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य था, श्रीनिवास कहते हैं कि उस जाति का वहाँ पर दबदबा होना चाहिए। तो ये तीन लक्षण हमें जिस भी जाति में देखने को मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे? उसे एम.एन. श्रीनिवास ने कहा था प्रभुत्व जाति कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी होगा। आखिरी प्रश्न है, ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का जिन्हें वर्ण कहते हैं उसका उल्लेख किया गया है? पुरुष सूक्त, श्रुति, वैशाख, मीमांस यहाँ पर दिया गया है। ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का जिन्हें वर्ण कहते हैं उल्लेख किया गया है? यहाँ पर क्या होगा? पुरुष सूक्त होगा। ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।